अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। दुनिया बदल रही है और इसके असरात वाज़े तौर पर अब नज़र भी आना शुरू हो गए हैं। बड़ी दिलचस्प डेवलपमेंट्स हो रही हैं और एक के बाद एक करके जिस तरह से दुनिया के ममालिक अपनी रिवायती पोजीशन से हट कर खेल रहे हैं, उसको ज़रा आज जायज़ा लेते हैं और उसके ऊपर तज्जिया तबसरा करते हैं। मामला कुछ यूँ है कि हमने देखा कि रिवायती तौर पर अमरीका के इत्तेहादी, अमरीका के दोस्त कनाडा, यूके अब बड़े एडवेंचरस मूड में नज़र आ रहे हैं और हमने कुछ ही अरसे में देखा कनाडा और यूके उन्होंने चीन का रुख किया, जो कि रिवायती तौर पर न सिर्फ अमेरिका बल्कि इन दोनों ममालिक के लिए भी एक इरिटेंट समझा जाता था इनकी नेशनल पॉलिसी, कौमी पॉलिसी या कौमी सिक्योरिटी के लिहाज से। लेकिन हमने फिर देखा कनाडा ने भी, और ये गुज़श्ता हफ्ते बल्कि रवां हफ्ते ही दौरा चीन पर गए हुए यूके के प्राइम मिनिस्टर ने न सिर्फ बहुत बड़े बड़े तिजारती प्लान्स का ऐलान किया, तिजारती मुआहिदों MOUs के ऊपर दस्तखत हुए, बल्कि ये भी कहा गया कि बाहमी जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद वसअत भी दी जा सकती है। एक तरफ तो ये, दूसरी तरफ रिवायती हलीफ अमेरिका का भारत, जब उसकी फॉलिंग आउट हुई अमेरिका के साथ, तो अब जो ममालिक हैं दुनिया के वो भारत की तरफ भी देख रहे हैं। गुज़श्ता हफ्ते ही एक अनाउंस किया गया बहुत बड़ा मुआहिदा, जिसको ट्रेड मुआहिदों की माँ, मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। यूरोपीय यूनियन और भारत के दरमियान एक तिजारती मुआहिदा है ये। इसके बहुत ज़्यादा खदोखाल में तो नहीं जाएंगे, आगे जाकर तज्जिया तबसरे में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके ऊपर भी अमेरिका ने बड़ी नाराज़गी का इजहार किया है, क्योंकि अमेरिका, आपको पता है, ना सिर्फ भारत के साथ कुछ फॉलिंग आउट हुई भी है, बल्कि टैरिफ्स के मामले के ऊपर बड़ा खफा है भारत से। अब यूरोपीय यूनियन का इतना बड़ा मुआहिदा भारत के साथ करना और रुख करना अमेरिका से हटकर भारत का, इसको भी एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में देखा जा रहा है। फिर पाकिस्तान, जो कि बड़ा हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप एंजॉय करता है अमेरिका के साथ, वो हम देख रहे हैं कि अब अमेरिका के साथ बड़े अच्छे न सिर्फ रिलेशनशिप्स एंजॉय कर रहा है, बल्कि बोर्ड ऑफ पीस के मामले के ऊपर या फिर दीगर मामलात के ऊपर हमने देखा कि जो कुर्बतें हैं पाकिस्तान की अमेरिका के साथ, वो इस वक्त बढ़ती चली जा रही हैं और उसके ऊपर सब हैरान भी हैं। बट ये सारा कुछ पाकिस्तान के तनाजुर में किस तरह से टर्न आउट करेगा? एक तरफ हम देखते हैं कि जब दुनिया की ताकतें रुख कर रही हैं चीन का, जो कि पाकिस्तान के बड़ा करीब है, वहाँ फिर भारत को तिजारती मुआहिदों में एडवांटेज मिलना, जो कि पाकिस्तान में एक पाकिस्तान के ताजिरों को डिसएडवांटेज के तौर पर भी देखा जा रहा है। तो दूसरी जानिब अमेरिका से दुनिया का हटना और एक बगावत का उनसर आना सारी दुनिया में अमेरिका के खिलाफ, उस वक्त जब पाकिस्तान अमेरिका से बड़ा करीब हो रहा है, इसको भी मुख्तलिफ तौर पर तज्जिए तबसरे किए जा रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ कुछ यूँ करते हैं कि ये जो सब कुछ हो रहा है पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है या नुकसानदेह है, जिस तरह से पाकिस्तान अपने आप को प्ले आउट कर रहा है। हमें ज्वाइन करें सारी डिस्कशन के लिए बेनज़ीर शाह साहिबा, डॉक्टर कमर शीबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मज़हर अब्बास साहब और एजाज सैयद साहब भी हमारे साथ हैं। एजाज, आपसे हम गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। पाकिस्तान की पोजीशन हमें सबसे पहले बताइएगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं पाकिस्तान अपने आप को पोजीशन कर रहा है, क्या ये इसको एक न्यूट्रल पोजीशन कहा जा सकता है, या हमारा झुकाव किसी मखसूस इस वक्त ताकत की तरफ है और सारी दुनिया उसको उसी नज़रिए से देखेगी? आप कवर भी करते हैं फॉरेन अफेयर्स को, तो इसको इस वक्त दुनिया किस लेंस से देख रही है और वो पाकिस्तान के लिए फ़ायदा देगा या पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है इसका? देखिए, पाकिस्तान की जो इस वक्त पोजीशन है वो बड़ी प्रोमिनेंट इसलिए है कि पूरी दुनिया के ममालिक, पूरी दुनिया के जो रीजन्स हैं उनके बारे में जो अमेरिका जो ख़ुद को वर्ल्ड ऑर्डर का सबसे ताकतवर प्लेयर समझता है गुज़श्ता 70-75 सालों से 80 सालों से, उसमें अमेरिका के राइट साइड पे पाकिस्तान है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अगर पूरी दुनिया में किसी एक मुल्क की या उसकी क़यादत की सबसे ज़्यादा तारीफ़ की है तो वो पाकिस्तान है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप पाकिस्तान की सारी सिचुएशन को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करें तो आपको नज़र आएगा कि पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो जो पावर्स दैट बी हैं उनको अनाय करने वाली पॉलिसी नहीं है। पाकिस्तान की जो पॉलिसी है वो एक तो पाकिस्तान की पॉलिसी में जो मरकज़ी नुक्ता रहता है वो पाकिस्तान की इकॉनमी रहती है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी तरक्की नहीं कर पाई, उसमें हमारी पॉलिसियों का बहुत बड़ा किरदार है, हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिकल पॉलिसियों का बहुत बड़ा किरदार है और डोमेस्टिक इकनॉमिक पॉलिसियों का बहुत बड़ा किरदार है। तो पाकिस्तान नज़र तो आ रहा है कि पाकिस्तान की बड़ी अहमियत है और अहमियत बड़ी भी है, बिलखसूस जो पाकिस्तान इंडिया
जो स्टैंड ऑफ हुआ, उसके बाद पाकिस्तान की पोजीशन में ज़्यादा इस्तेहकाम आया। फिर इंटरनेशनली पाकिस्तान की पोजीशन को अमेरिका जो है वो एक्नॉलेज करने लग पड़ा। फिर हमने देखा कि गज़ा पीस बोर्ड के हवाले से इस बोर्ड की तश्कील से पहले की जो मीटिंग्स होती हैं उनमें जो 8 ममालिक हमें नज़र आते हैं, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के साथ एक टेबल पे बैठे हुए, उसमें हमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नज़र आते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम हमें भूलना नहीं चाहिए कि पाकिस्तान एक कांस्टेंट सर्वाइवल मोड में भी है, क्योंकि पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक नहीं है। हम दूसरों के बारे में, आपने देखें जो एग्जांपल दी हिंदुस्तान का जो मायदा हुआ यूरोपीय यूनियन के साथ, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जाता है, उसकी एग्जांपल हम देते हैं, लेकिन हम खुद अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान ने मायदा किया ईरान के साथ, पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन का वो मायदा कहाँ गया? अगर वो मायदा गलत था, ईरान पर आलमी पाबंदियाँ थी, तो वह मायदा हमने किया क्यों? फिर एक और मायदा है जो अभी आप देखेंगे फरवरी के पहले हफ्ते में कजाकिस्तान के सदर पाकिस्तान में आ रहे हैं। अच्छा। और वो बड़ी अहम मायदा एक लेके आ रहे हैं। और वो मायदा क्या है? वो मायदा है कजाकिस्तान से तुर्कमानिस्तान और तुर्कमानिस्तान से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान से चमन तक का एक ट्रैक रेलवे का बनना है, जिसमें पाकिस्तान का 1 रुपया भी खर्च नहीं होना। क्या? पाकिस्तान का 1 रुपया भी खर्च नहीं होना। वो कहते हैं कजाकिस्तान वाले कि ये जो रेलवे ट्रैक है वो हम खुद अपनी जेब से बनाएंगे, और चमन से आगे रेल जो आगे कराची पोर्ट तक जाती है, जो हॉट वाटर्स का रशिया का जो ख्वाब था, अगर वो देखा जाए तो इस रेलवे ट्रैक के जरिए पूरा हो सकता है। सेंट्रल एशिया में उनको भी हमारे हॉट वाटर्स तक एक्सेस हो सकती है, और हमें भी उनकी जो मार्केट्स है उस तक रसाई मिल सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि हमारे तो अफगानिस्तान के साथ हमारी सरहद बंद है। अभी तुर्कमेनिस्तान के जो एम्बेसडर हैं उनसे मेरी बात हो रही थी, तो वो ये कह रहे थे कि हमारी जो बात हो चुकी है अफगानिस्तान से, और हमने अफगानिस्तान के रास्ते की जो मसाइल हैं वो हम खुद हल करेंगे और वो हल कर लेंगे, हमारी उधर बात हो चुकी है। प्रॉब्लम अगेन अपना है कि ये मुआहदे, ये जो प्रपोजल्स थे, ये पहले भी मौजूद है। क्या हम इन प्रपोजल के ऊपर अमल दरामद करना चाहेंगे? सी पैक हमारे पास मौजूद है, क्या हमने सी पैक से फायदा उठाया? आंसर इज नो। ग्वादर की जो डीप सी पोर्ट थी ये हमारे पास मौजूद है, क्या हमने उस डीप सी पोर्ट को मुकम्मल ऑपरेशनल करने में कोई मरकजी किरदार अदा किया? आंसर इज नो। हम बात करते हैं दूसरे मुल्कों की, लेकिन जब हमारे पास खुद फैसला साजी अपने बारे में आती है तो नहीं करते। अब ये जो मंसूबा कजाकिस्तान लेके आ रहा है रेलवे ट्रैक का, आप सिर्फ सुन लीजिए कि सिर्फ 3 साल के अंदर उन्होंने असेसमेंट बनाई है कि जी, आखिरी लाइन, 3 साल के अंदर वो रेलवे ट्रैक बना लेंगे, और वो ये कहते हैं कि हमारी असेसमेंट के मुताबिक सिर्फ कजाकिस्तान के साथ अगर आप ट्रेड करते हैं तो 14 अरब डॉलर, 14 बिलियन डॉलर्स पर annum की तजारत होगी। तो हमारे तो कर्जे भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन सवाल यह कि हम दूसरों के ऊपर तो बात करते रहते हैं, अपने बारे में हम खुद संजीदा नहीं है। बेनज़ीर, क्या आप इससे इत्तफाक करती हैं कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का मसला नहीं, वो तो बड़ी मुतवाज़ी है और उससे हम फ़ायदा भी उठा रहे हैं, लेकिन हमारे अपने इंटरनल मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से शायद नुकसान हो सकता है, या बिल्कुल मुख्तलिफ है आपकी राय? अलीना, हमारी जो इस वक्त फॉरेन पॉलिसी है उससे बड़ा मिक्स बैग मैं कहूँगी कि अभी तक है। उससे कुछ चीज़ों से हमें फ़ायदा भी हो रहा है, कुछ चीज़ों से हमें नुकसान भी हो रहा है। जैसे कि ये जो दुनिया में शिफ्ट आ रहा है, अब सिक्योरिटी डील जो हमने सऊदी अरेबिया के साथ की उससे हमें फ़ायदा हुआ। ये जो यूरोपियन यूनियन और भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुई है उससे हमें कहा जा रहा है कि हमारी एक्सपोर्ट्स को काफ़ी नुकसान होगा। तो ये जो हम देख रहे हैं कि दुनिया में एक शिफ्ट आ रहा है, इसके बारे में ये कहना कि लॉन्ग टर्म पाकिस्तान को फ़ायदा होगा या नुकसान मुश्किल है। और इसलिए क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी इस वक्त दुनिया में क्लैरिटी नहीं है कि ख़ास तौर पे अमेरिका की चाइना के हवाले से क्या पॉलिसी है। जब तक उसमें क्लैरिटी नहीं आएगी, क्योंकि हम चाइना के बहुत करीब हैं, ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हमें ये पॉलिसी जो है अमेरिका की, ये या जो दुनिया में जो शिफ्ट आ रहा है चाइना की तरफ या वेस्ट से दूर या ईस्ट की तरफ, इससे हमें फ़ायदा होगा या नहीं। डोनाल्ड ट्रंप धमकियां तो बहुत देते हैं। अभी कनाडा को भी उन्होंने दी कि मैं अगर चाइना जाएंगे तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा। यूके को भी उन्होंने कहा ये आपकी बड़ी खतरनाक पॉलिसी है चाइना जाने की, लेकिन वो एक्शन नहीं लिया अभी तक उन्होंने चाइना के खिलाफ।
तो ये देखना पड़ेगा कि किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप जाते हैं। उनके बारे में एक बड़ा फेमस आजकल एक फ्रेज है, अमेरिका में इस्तेमाल होता है, वो है टाको। वो कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो फॉरेन पॉलिसीज है वो टाको है, मतलब ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। वो बात कुछ करते हैं और बाद में वो उस किस्म का एक्शन नहीं लेते जिस किस्म का उन्होंने कहा मैं कोलंबिया के खिलाफ लूंगा, तो ग्रीनलैंड के साथ मैं ये कर दूंगा, तो ब्राजील में मैं ये कर दूंगा क्योंकि मेरे दोस्त को प्रोसिक्यूट कर रहे हैं। तो अभी देखना पड़ेगा कि सिचुएशन जो है दुनिया में क्या बनती है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि एक शिफ्ट जरूर आ रहा है और एक हम रीअलाइनमेंट जरूर देख रहे हैं जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। अब आप देखें पिछले 2 महीनों में कितनी तेजी से दौरे हो रहे हैं चाइना के। पहले फ्रांस के सदर गए, फिनलैंड के वजीर आजम गए, कनाडा के वजीर आजम गए, ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम गए, और अब यूके के जो वजीर आजम है वो भी जा रहे हैं। तो बहुत से जो ममालिक जो पहले अमेरिका की तरफ देखते थे वो अब चाइना की तरफ जो है चाइना के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर हम ये ट्रेड एग्रीमेंट्स भी देख रहे हैं, यूरोपियन यूनियन का भारत के साथ, फिर एक और है यूरोपियन यूनियन का साउथ अमेरिकन कंट्रीज के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उस पर भी बात हो रही है। तो ये दुनिया है ये अमेरिका से दूर और चाइना से बेहतर ताल्लुकात कर रही है। लेकिन जो इंटरेस्टिंग चीज है अलीना इसमें देखने वाली वो ये कि पॉइंट ऑफ एजेंडा जो है इन सारे ममालिक का, खासतौर पर यूरोपियन ममालिक का चाइना के साथ वो एक ही है, और वो है इकोनॉमी। वो मईशत पे जाके बात करते हैं चाइना पे। अभी जो यूके के भी वजीर आजम गए हैं वो कोई 50-60 अपने साथ बिजनेसमैन लेके गए हैं क्योंकि ब्रेग्जिट के बाद उनकी मईशत पे काफी बुरा हाल था। इसी तरह कनाडा के भी वजीर आजम ने जाके वहां पे मईशत पे बात की। इकोनॉमिकली वो चाइना की तरफ देख रहे हैं, स्ट्रेटेजिकली एंड मिलिटरीली मैं कहूंगी अभी भी अमेरिका की जो अहमियत है जो खास तौर पे यूरोपियन ममालिक के लिए वो अभी भी कम नहीं हुई। और उसकी वजह है कि जैसे हमने देखा रशिया और यूक्रेन की जो जंग है उसमें यूरोपियन ममालिक के लिए अमेरिका जो है वो एक नेचुरल एलाय है, चाइना नहीं है, क्योंकि चाइना रशिया के करीब है। ईरान का भी अब अगर आप मामला देख लें तो यूरोपियन ममालिक अमेरिका के इशारों पर चल रहे हैं। तो ये जो एक कॉन्सेप्ट है आजकल और जो कहा जाता है कि एकदम से अमेरिका की जो अहमियत है वो दुनिया में कम हो जाएगी और चाइना की अहमियत जो है वो बढ़ जाएगी, मुझे ये रातों रात होता हुआ नजर नहीं आ रहा। स्ट्रेटेजिकली और मिलिटरीली अभी तक अमेरिका जो है वो बहुत अहम है। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि अभी हमारा जो हम इस लिहाज से बहुत लकी हैं कि हमें अभी तक दोनों ममालिक में से किसी ने ये नहीं कहा, ना चाइना ने ना अमेरिका ने, कि आप चूज करें। हाँ। और इससे शायद हमें फायदा हो रहा है। ना ही अमेरिका ने कहा है क्योंकि अभी हमें कोई पता नहीं है उनकी चाइना रिलेटेड पॉलिसी क्या है, और ना ही चाइना की तो कभी ये पॉलिसी रही नहीं है। वो जिसके साथ भी काम करते हैं वो कभी नहीं कहते कि आप उनके साथ ना ट्रेड करें, हमारे साथ सिर्फ ट्रेड करें। तो ये देखना पड़ेगा कि आगे जाके क्या इस किस्म की धमकियां जैसे कनाडा को और दूसरे ममालिक को चाइना के हवाले से दी जा रही हैं, अगर हम पे ये कंडीशन रखी जाती है कि आप उनके चाइना के साथ ट्रेड ना करें, तो फिर तो ये हमें बहुत मुश्किल सिचुएशन में डाल सकता है। अच्छा बेनज़ीर, तो ये भी बताइएगा कि क्या ये वायबल है जो ताकतवर ममालिक हैं, जो वेस्ट है उसका चाइना के साथ रिलेशनशिप? जैसे आपने खुद कहा कि एक तरफ मिलिट्री माइट के साथ अमेरिका है जिसके लिए अभी भी सारे वेस्टर्न ममालिक न सिर्फ उनके इत्तेहादी हैं बल्कि अमेरिका की तरफ ही देखते हैं, लेकिन फिर तिजारत के लिए चीन की तरफ आते हैं। तो क्या ये दोनों साथ साथ लेकर चल सकते हैं या मुश्किल होगा? अलीना, मुझे लगता है साथ लेके चला जा सकता है क्योंकि इकोनॉमिकली अभी चाइना के साथ काफी ज्यादा बात हो रही है। और जैसे मैंने कहा कि ट्रंप की तरफ से धमकियां आ रही हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। अगर एक्शन लेना शुरू कर दिया, अगर वाकई में कनाडा पे 100% जैसे टैरिफ्स लगा दिए तो फिर तो बड़ा मुश्किल होगा चाइना के कनाडा और चाइना के दरमियान कोई ट्रेड। अभी तक आपको वायबल नजर आता है दोनों के साथ चलना? मुझे लगता है वायबल है अभी तक, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जैसे जैसे चाइना का ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ता है, चाहे इकोनॉमी के लिहाज से हो, अमेरिका का जो लेवरेज है वो कम होगा। लेवरेज मेरा मतलब कि जैसे ये जो धमकी दी जाती है कि हम टैरिफ्स लगा देंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे आपके साथ, जैसे ये दूसरे ये ममालिक जो हैं ये चाइना के साथ अपनी ट्रेड बढ़ाएंगे तो अमेरिका का लेवरेज जो है वो कम हो सकता है। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ईरान भी है जिसको हम मिस कर रहे हैं, बट इसको अगले राउंड में जाकर उठाते हैं। मज़हर अब्बास साहब का पहले तज्जिया तबसरा शामिल करते हैं। मज़हर साहब, ये जिस तरह से दुनिया बदल रही है उसमें पाकिस्तान के किरदार को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पोजीशन में खड़ा है और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान डिफ़िकल्ट इसलिए आज से कह रहा हूँ कि आपकी अफ़गानिस्तान से प्रॉब्लम चल रही है, आपकी भारत से प्रॉब्लम चल रही है, ईरान के बारे में गो के आपके यहाँ बहुत क्लैरिटी है,
लेकिन अब देखना ये है कि अमेरिका अगर ईरान पे अटैक करता है तो हमारी क्या पोजीशन होगी, इस सूरत हाल में क्या पोजीशन बनेगी हमारी, क्योंकि हम याद रखें कि हम इस वक्त एक अमेरिकी इत्तेहादी के तौर पे जाने पहचाने जा रहे हैं। इंडिया पे जब टैरिफ लगा तो इंडिया को जाहिर है इंडिया को दूसरी मार्केट की तलाश थी और होगी, इंडिया ह्यूज मार्केट है, और उन्होंने उस टैरिफ को दूसरे अंदाज में लिया, उसको चैलेंज के तौर पे लिया, और आप देखें कि वहाँ उनका उतना नुकसान नहीं हो पाया। और उसकी वजह यह है क्योंकि उनके पास और मार्केट्स अवेलेबल थी। अब ये जो मुआहदा हुआ है, ये ज़ाहिर है इस मुआहदे के दूररस नताइज होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये मुआहदा दरअसल अमेरिका की तरफ भी इशारा है कि अगर आपने हमारे साथ ये किया तो फिर हम भी दूसरी मार्केट्स की तरफ खुलकर जा सकते हैं। और चाइना के साथ इंडिया के ऑलरेडी ट्रेड है। हमें इस वक्त क्या करना है कि हम इस वक्त इस लिहाज से कि इस वक्त हमारा अमेरिका के बाद और ख़ास तौर पे पाक भारत जंग के बाद जो पोजीशन आई और जो अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ स्टैंड किया और अब तक वो स्टैंड कर रहा है, ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान की तारीफ़ करते हैं, लेकिन इकनॉमिकली हम कितना आगे गए हैं। इकनॉमिक चैलेंजेस आज भी हमारे बहुत ज़्यादा ग्रेव हैं उसमें, और आने वाले वक्तों में, क्योंकि इस वक्त एक अनसर्टन सी सिचुएशन है पूरी दुनिया में, पता नहीं अमेरिका ईरान के साथ क्या करेगा, क्या सलूक करेगा, और एकदम चीज़ें किस हद तक बिगड़ सा जाती हैं। तो जो ग्राउंड पे चीज़ें हैं, क्या हमने, क्योंकि हमने अपनी मोबिलिटी कहीं नहीं दिखाई इस लिहाज से कि हम कोई बड़े क्राइसिस की सूरत में हम अपने पैरों पे खड़े रह सकें। ये जो सिचुएशन है ये हमारे लिए अलार्मिंग, और इसके लिए हमें सोचना चाहिए, और हम जिन मार्केट्स की तरफ देख रहे हैं उन मार्केट को कंसोलिडेट करें। अभी पता नहीं अगले मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप की क्या पोजीशन होगी, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट किसी एक मुल्क पे हमें नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है चाइना के साथ हमारे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब के साथ हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, लेकिन किस हद तक हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं, किस हद तक हम प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ा चैलेंज होगा। हमें इसको इंडिया और यूरोप यूनियन का जो मुआहदा है वो उनका मुआहदा है, उसको हमें अपने लिए हम बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हमें उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ अपने लिए जो है अपॉर्चुनिटीज़ निकालनी है, अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी है। अपनी मुल्क की इंटरनल सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए कि लोग यहाँ इन्वेस्ट करें। अभी तक हमने देखा कि लोगों ने इन्वेस्ट करना नहीं शुरू किया पाकिस्तान में उस हद तक। तो हमारे जो चैलेंजेस हैं वो इससे कतई नज़र कि हमारी फॉरेन पॉलिसी और उसमें बेहतरी आई है, चीज़ों में बेहतरी आई है, लेकिन आज भी हमारे चैलेंजेस जो हैं बहुत ग्रेव हैं। लिहाजा हमें अपनी कंडीशंस को देखना चाहिए। इंडिया किसी के साथ क्या कर रहा है ये हमारे लिए इस लिहाज से कंसर्न नहीं होने चाहिए कि इकोनॉमिकली ज़ाहिर है इंडिया ने अमेरिका के टैरिफ का मुकाबला करना है, इंडिया किसी के साथ भी मुआहदे कर सकते हैं। तशवीश इसलिए पाई जा रही थी क्योंकि पाकिस्तान यूरोपीय मंडियों में बहुत ज़्यादा काम करता है, तो वो कंपेटिटिवनेस कम हो जाएगी अगर बहुत सी चीज़ों के ऊपर जो टैक्सेस हैं या टैरिफ्स हैं यूरोप में उनको 0% मिलते हैं या कम मिलते हैं। हैविंग सेड दैट, मैंने कुछ तहकीक की इस मुआहदे के ऊपर जो भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान हुआ है, और ये अभी जो मुआहदा हम इसको कह रहे हैं, ये कमीशन के साथ मुआहदा हुआ है। अभी आगे जाकर यूरोपीय पार्लियामेंट से इसको पास होना है, और ये हो सकता है कि यूरोपीय पार्लियामेंट इसके हक में वोट ना दे और ये कुछ सालों तक रुक जाए जब तक ये पूरी तरह से पास नहीं होता। तो इसको जो एक्चुअल प्रैक्टिकल असरात हैं वो हमें कुछ आने वाले वक्तों में मिलेंगे। पाकिस्तान स्टिल हैज़ दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी और एज अभी तक तो। बट कमर चीमा साहब, कमिंग बैक टू द पॉइंट, पाकिस्तान जिस तरह से इस वक्त चल रहा है, अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात बड़े अच्छे, चीन के साथ ताल्लुकात उससे भी अच्छे, पाकिस्तान इकोनॉमिकली इसको अपने लिए लुक्रेटिव क्यों नहीं बना पाया, जिस तरह हमारे सारे पैनलिस्ट ने सवाल किया? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं समझता हूं कि हमें थोड़ा सा अपने जो सिचुएशन है उसको देखना चाहिए कि हम 15-20 साल यहाँ पे क्या होता रहा है। जब भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तैयारियां कर रहा है दुनिया के साथ, या उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो हम तो दहशतगर्दी की जंग लड़ रहे थे, तो हम तो उस चीज में फंसे हुए थे, और हमारा जो एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस हमने करनी थी वो हम कैसे करते जब फोकस जो रियासत की अदारों का और हुकूमत का इन चीजों पे था। फिर हमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी, यहाँ पे सियासतदान आते हैं जो कहते हैं कि नहीं भाई, मुझे तो यहीं पे रहना है और मैंने कहीं जाना नहीं है, तो वो भी हमारा प्रॉब्लम है। अब देखिए, बात यह है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं समझता हूं कि हमारे पास मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है,
और वो हम इंजॉय कर रहे हैं, हमारे ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हम पे ट्रस्ट कर रहे हैं, वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। फिर यूरोपियन यूनियन ने हमारी बड़ी मदद की है, आपके पास जीएसपी प्लस स्टेटस मौजूद है, हमारी 75% जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं वो यूरोपियन यूनियन को जाती हैं, विच इज नाइस। लेकिन अभी ये जो इंडिया ईयू हुआ है, इसमें इस पे इम्पैक्ट भी पड़ सकता है। लेकिन सवाल ये है फिर अमेरिका जो है वो हमें बहुत ज्यादा उस मंडी तक की हमें एक्सेस है। सो क्वेश्चन ये है कि कॉम्पिटिटिवनेस तो हमारे बिजनेसमैन ने जनरेट करनी है, गवर्नमेंट आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी हुई है, लेकिन काम तो बिजनेसमैन ने करना है, इंडिविजुअल ने करना है। और मैं समझता हूँ वो सारी जो हमारे लिए मसला है वो कि हमारे बिजनेसमैन क्यों खड़ा नहीं हो पा रहा। हम अपने फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल को, लेदर्स को, बाकी सेक्टर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर इतने लंबे चौड़े टैक्सेस नहीं है, लेकिन वो फिर भी परफॉर्म नहीं कर रहा। तो मैं समझता हूँ कि जो गवर्नमेंट कर सकती थी या जो अदारे कर सकते थे वो तो कर रहे हैं कि आप को मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिल गई है, अब आपने परफॉर्म करना है। मेरा ख्याल है ये परफॉर्मेंस, अब फॉर एग्जांपल अभी मुझे पता चला है कि हमारा पॉलिटिकल डायलॉग यूरोपियन यूनियन के साथ इसी साल है, हमारा ईयू पाकिस्तान बिजनेस फोरम का डायलॉग यूरोपियन यूनियन के साथ इसी साल है। सो हमें उनके साथ मजीद काम करना है यूरोपियन यूनियन के साथ, और हमें भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश करनी चाहिए। अगर भारत ने 2021 से लेके 8 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किए हैं तो हम वो एग्रीमेंट क्यों नहीं कर सके? उसकी लार्जर जो रीजन मैंने आपको बताई है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और सिक्योरिटी सिचुएशन यहाँ पे ऐसे रही है। और देखें अगर आपके पास चाइना हमारा इतना अच्छा करीबी दोस्त है, पार्टनर है, उसने अरबों डॉलर की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है, उसको भी सिक्योरिटी चैलेंज आए हैं। तो वो हमें सिक्योरिटी एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मैक्सिमम फोकस करना है। और अगर हम सिक्योरिटी स्टेबिलिटी के ऊपर काम करें और वहां पे कुछ पॉलिटिकल एक्टर्स जो हैं वो फिर मसले डालने की कोशिश करें और पॉलिटिकल डिसरप्शन पैदा करें, अदारों के साथ मिलकर काम ना करें, और वो चाहते हैं कि जो आउटलुक है वो हमारी अजीब किस्म की रहे, तो मेरा ख्याल है ये मसला है। जितनी ज्यादा हम अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी उतना ज्यादा बिजनेसमैन कॉन्फिडेंट होगा, ग्लोबल दुनिया, इंटरनेशनल कम्युनिटी तो आपके ऊपर एतबार कर रही है, अमेरिकन के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, यूरोपियंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ कि आपके ऊपर टैरिफ उन्होंने कम कर दिए हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये जो वो कर सकते थे वो किया, और यूरोपियन यूनियन ने भी इसीलिए कहा ना कि हम दहशतगर्दी से मुतासर हैं, तो टैरिफ उन्होंने हमारे ऊपर कम किए हैं। लेकिन लार्जली हमें घर में ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देनी है, सियासतदानों ने मिलकर तैयार करना है ताकि हम एक मंजिल की तरफ जा सकें। अदरवाइज अगर आप देखें दुनिया में कारोबार जो है वो तो वही कर सकेगा जो compete करेगा। अब इंडिया की आप मिसाल लेते हैं तो इंडिया बेसिकली compete कर पा रहा है, इसीलिए वो कारोबार कर रहे हैं। अब बांग्लादेश और पाकिस्तान की टेक्सटाइल मार्केट को खतरा है क्योंकि इंडिया को फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो मिल गया है। तो हमें मजीद इसके ऊपर काम करना पड़ा, इसे फोरकास्ट पहले ही करना चाहिए था, इसको समझ जाना चाहिए था कि ये चीजें हो रही हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कुछ चीजें हैं कि देखना पड़ेगा कि अगर इंडिया को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके, उसके बाद यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दे रहे हैं, इवन के यूएई ने भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ किया है, तो ये वो जगह थी जहां पे हम काम करते थे। तो हमारे लिए मजीद मुश्किलात आइंदा आने वाले दिनों में पैदा होगी। सिर्फ यूरोपियन यूनियन नहीं है, बरतानिया का भी इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ, तो हमारी एक्सपोर्ट वहां पे भी जाती है। तो लार्जली सारे का सारा हमारा जो एक्सपोर्ट लेड जो बिजनेसेस है उनको ठीक करना है, कॉम्पिटिटिवनेस को ठीक करना है, एंड अबव ऑल पॉलिटिकल सिचुएशन को ठीक करना है ताकि हम एक्चुअली काम कर सकें। दैट्स व्हाट आई बिलीव जी। अच्छा, चीन को जो दुनिया चीन की तरफ अब राग़िब हो रही है, उसका इनडायरेक्टली पाकिस्तान को बेनिफिट होगा? देखें क्यों नहीं बेनिफिट है। जितना ज्यादा चीन की तरफ दुनिया आती है उतना ज्यादा चीन जो है वो दुनिया में मेन स्ट्रीम होता है। देखें अब रशिया के साथ अगर फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका के अच्छे ताल्लुकात नहीं है तो इंडिया के लिए मसला पैदा हो गया। अभी भी इसमें इंडियंस जो हैं वो अनकंफर्टेबल है। अब इंडिया जो है वो कुवैत और ब्राजील। बट आपको लगता है कि ये जो दुनिया के ताकतवर ममालिक अब चीन का रुख कर रहे हैं, जिनके लिए चीन एक माजी में इरिटेंट रहा है, वो अमेरिका का प्रेशर बर्दाश्त कर पाएंगे? देखिए ये कर लेंगे प्रेशर बर्दाश्त। तो उसकी वजह यह है कि ये जो अमेरिकन अप्रोच है ये पहले नहीं थी। जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन थी तो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन कहती थी फ्रंट शोरिंग एंड नियर शोरिंग की पॉलिसीज थी, यानी कि चाइना से बिजनेस निकालो इंडिया में ले आओ। अब अगर इंडिया में वो बिजनेस आ गया तो उसको कैसे इंडिया से निकाल के अमेरिकन लेके जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि
सवाल यह है कि चाइना ने इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पूरी दुनिया के साथ की है। फॉर एग्जांपल, अगर अमेरिकन आसियान मुल्क को कहते हैं कि जी आप चाइना से थोड़ा पीछे हटें, तो वो कैसे हटेंगे? बिकॉज चाइना आसियान पार्टनरशिप $1 ट्रिलियन की है। यूरोप को कहते हैं चाइना से पीछे हटें, तो यूरोप चाइना की बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस डील $850 अरब की है। अमेरिका यूरोप जो है वो $950 अरब की है। अब कनाडा को अगर अमेरिकन कहते हैं चाइना से पीछे हटें, तो $1 बिलियन $100 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड है। अगर वो इंडिया को कहते हैं चाइना से पीछे हटो, तो ऑलमोस्ट $155 बिलियन की बायलैटरल ट्रेड इस साल जाएगी। और मजे की बात बताऊं, द मोमेंट अमेरिकन ने 50% टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाए, चाइना ने अपनी इंडिया के ऊपर जो टैरिफ थे कम किए, और अभी तक जो पिछला क्वार्टर गुजरा, ये 1.5-2 क्वार्टर, इंडिया 37% ज्यादा एक्सपोर्ट चाइना को कर सका है। तो चाइना उस फायदा उठा रहा है कि जो अमेरिकन गलतियां कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो चाइना है उसके ऊपर वो इस तरह चीजें टाइट नहीं कर सकते जिस तरह रशिया के ऊपर है, बिकॉज ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन है। इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, कि आप बिल्कुल एक कॉबवेब की तरह कनेक्टेड है, आप पीछे नहीं हट सकते। तो चाइना ने बेसिकली अपना वो कनेक्शन दुनिया से एस्टैब्लिश कर लिया, तो अमेरिका चाहे भी तो शायद नहीं कर पाएगा। ओके जी, इसी के साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस यूट्यूब सवालों के साथ। वेलकम बैक जी। एजाज, आप से सवाल करते हैं हम। पहले बेनज़ीर से सवाल करते हैं जो यूट्यूब के ऊपर भेजा गया। बेनज़ीर, पूछा जा रहा है इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक। बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा है बानी पीटीआई इमरान खान का जेल में जो भी तिब्बी इलाज हुआ वो उनकी अपनी इजाज़त से हुआ। उनके मुताबिक बानी पीटीआई को अस्पताल ले जाना एक नॉन इशू और रूटीन का मामला है। क्या हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है? अलीना, किसी की सेहत के बारे में कहना कि ये एक नॉन इशू है, फिर उनके घर वालों को नहीं बताना कि क्या प्रोसीजर था, कब वो अस्पताल गए, ना उनको उनके पर्सनल डॉक्टर से मिलने देना, और ना ही इजाज़त देना कि कोई उनकी फैमिली मेम्बर कोई भी मौजूद हो जब ये प्रोसीजर हो रहा हो। हमें बताया जा रहा है कि ये नॉर्मल चेकअप नहीं है जो अस्पताल में हुआ, एक प्रोसीजर हुआ है। उनके घर वालों को बिल्कुल नहीं बताया गया कि कौन से इंजेक्शंस लगे, कौन सी दवाई दी गई, जब उनका प्रोसीजर हो गया वो कौन सा प्रोसीजर था, उसके बाद उनकी कैसी सेहत थी। ये हम साबिक वज़ीर आज़म की बात कर रहे हैं जिनकी 70 साल से ज्यादा उम्र है। अलीना, ये नॉन इशू नहीं, ये बिल्कुल एक क्रूअल्टी है जिस तरीके से इस पूरे मामले को हैंडल किया जा रहा है। मैं आज सोच रही थी कि 2018 में जब नवाज शरीफ साहब जो थे वो अडियाला जेल में थे, वहां से वो पिम्स गए, तो सबको मीडिया में पता था कि वो पिम्स अस्पताल गए हैं। हम सब उस पर रिपोर्ट कर रहे थे, और तब ये भी रिपोर्ट हो रहा था, ये मुस्लिम लीग नून ने खुद बताया था कि उनकी मुलाकात हुई थी अपने पर्सनल डॉक्टर के साथ और मशवरा किया था कि मैं यहां से इलाज करवाऊं या कहीं और से करवाऊं। 2019 में जब नवाज शरीफ साहब जो है कोट लखपत जेल से सर्विसेज हॉस्पिटल गए, तो आपको याद है जब मेडिकल बोर्ड बैठता था तो हमें रोज की अपडेट मिलती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी, रिपोर्टर्स फोन करते थे, कौन से टेस्ट हो रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जो थे अपने घर वालों से भी मिल रहे थे। इमरान खान साहब की जब हुकूमत थी तो वो मजाक उड़ाते थे नवाज शरीफ साहब की सेहत का, लेकिन ये तो कोई वजह नहीं हो सकती अलीना कि तब ऐसे था तो अब भी ऐसे ही होना चाहिए। क्या बिल्कुल हमारे निजाम में बिल्कुल कोई एम्पैथी नहीं है? मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि एंड गोल क्या है इस किस्म का खुफिया रखना और ना बताना। और एक बस किसी सहाफी ने पूछ लिया वजीर इत्तलात से चलते चलते कि सुना है सोशल मीडिया पे ये खबरें चल रही थी, तो आपने कह दिया कि हाँ हफ्ते वाले दिन कोई प्रोसीजर हुआ था, फिर कहना कि ये नॉन इशू है। देखिए, ये ऑप्टिक्स इतने बुरे हैं दुनिया में भी और लोकली भी कि आप लोगों में गुस्सा बढ़ा रहे हैं कि किसी की आप सेहत का एक तरह से तो मजाक बना रहे हैं। जी, बहुत शुक्रिया बेनज़ीर। आगे बढ़ते हैं। एजाज सैयद साहब, आपके लिए सवाल आया है। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा के हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान और चीन ने CPEC को अफगानिस्तान तक फैलाने का फैसला किया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात आर्जी ख़राब हैं। चीन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। क्या आपको लगता है ये कदम हालात बेहतर कर सकता है? अलीना, बहुत शुक्रिया। अलीना, बड़ा ही अहम सवाल है और मेरे ख्याल में चीन ही इसमें कोई किरदार अदा करे तो करे, क्योंकि हमने तो कोई कसर नहीं उठा रखी। मामला ये है कि सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी फॉर फॉरेन अफेयर्स बड़ा एक अहम फोरम है। वहाँ पर शाहजेब दुरानी है सेनेटर जो कि इस कमेटी को हेड करते हैं। इस कमेटी में सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच साहिबा और इनके साथ जो मुतलका एडिशनल सेक्रेटरी हैं, यंग एडिशनल सेक्रेटरी हैं इमरान सिद्दीकी, वो आए थे जिसमें उन्होंने ब्रीफिंग दी थी और ये सारी बात बताई थी। जो इसमें एक अहम पहलू ये है
कि इस ब्रीफिंग में ये बताया गया था कि हम समझते हैं, यानी कि पाकिस्तान समझता है कि अफ़गानिस्तान के साथ जो हमारे हालात की ख़राबी है ये मुस्तकिल नहीं है, ये आर्जी है। मेरे ख्याल में ये बात इस बात का इजहार है कि पाकिस्तान की स्टेट इनसाइड जो अपना इन हाउस जो बातचीत होती है उसमें इस बात को एडमिट करती है कि जो हमने सरहद बंद की थी वो मसले का कोई मुस्तकिल हल नहीं है, बातचीती मसले का हल है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट अफ़गानिस्तान के साथ पैदा हुआ है, गो कि उसमें एक ज़िम्मेदारी अफ़गानिस्तान की भी आयद होती है, लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा हल करने की ज़िम्मेदारी हमारे के ऊपर आयद होती है, क्योंकि हम विद कंपेयर टू अफ़गानिस्तान अपने आप को एक नॉर्मल स्टेट करार देते हैं। और मैं आपको ये भी बता सकता हूँ कि पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स के ऊपर अगर फ़ैसला साजी का इख्तियार दिया जाए या उनकी बात सुनी जाए तो पाकिस्तान के डिप्लोमेट्स ठीक सिफारिश करते हैं, लेकिन जब फैसला साजी डिप्लोमेसी से लेकर कहीं और दे दी जाए तो फिर मसाइल पैदा होते हैं। और मैं इसमें ज़रूर पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी खारजा हैं और इनके जो एडिशनल सेक्रेटरी हैं और पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स अफ़गानिस्तान में, ईरान में सर्व कर रहे हैं, मैं ज़ाती तौर पे कहूँगा कि ये बड़े समझदार लोग हैं जिनके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। ओके, बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब। एक छोटी सी ब्रेक, वापस आएंगे, मज़र साहब से सवाल करेंगे। वेलकम बैक। मज़र अब्बास साहब, कल लाहौर में एक खातून और बच्ची मैनहोल में गिरकर जाँ बहक हो गए, बड़ा दिलखराश वाक़या था। और उसके बाद जो इसके ऊपर पूरा दिन चलता रहा, यानी इंतज़ामिया की तरफ से बार बार इसको फेक न्यूज़ करार दिया जाता रहा और जो हुकूमत का रिएक्शन भी आया इनिशियली, उसके ऊपर बड़े सवाल खड़े हुए। लेकिन उसके बाद हमने देखा गुज़श्ता रात मरीम नवाज़ ने न सिर्फ इसके ऊपर लाइव एक्शन लिया बल्कि एक बड़ी कार्रवाई भी हुई इसके ऊपर, जिसमें बहुत से लोगों को डिसमिस भी कर दिया गया, उनके खिलाफ एक्शन भी लिया गया। इसके ऊपर कंपैरिजन हो रहा है कराची में जो कुछ अरसा पहले मैनहोल में गिर के बच्चे की हलाकत का वाक़या हुआ था उससे, और ये पूछा जा रहा है कि पंजाब में जो इक़दामात लिए गए और कराची में जो इक़दामात लिए गए एक ही वाक़े के ऊपर, एक ही तरह के वाक़े के ऊपर, आपकी नज़र में किसके इक़दामात ज़्यादा इत्मीनान बख्श हैं? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि दोनों इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात हैं और ऐसे वाक़यात तो कराची में तो खैर बहुत होते रहते हैं। दोनों जगह एक चीज़ कॉमन है और ये साफ ज़ाहिर हो रहा है कि दोनों जगह गवर्नेंस के इशूज़ हैं। सिंध में ज़्यादा हैं गवर्नेंस के इशू, बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन पंजाब में भी कम नहीं है। इस वाक़े में अगर इस वाक़े को क्यों इतनी संजीदगी से जो पंजाब वाला वाक़या है, उसकी वजह यह है कि पंजाब की पुलिस और जो लोग कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने इस वाक़े से लाताल्लुक़ी इख्तियार की थी। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। और हद तो ये कि ट्वीट भी वो भी कर दिया गया, इसको फेक न्यूज़ करार दिया गया और इस तरीके से डिनाई किया गया कि समझ में नहीं आती। और वाकई इसकी बड़ी संजीदा तहकीकात की ज़रूरत है कि आप कैसे डिनाई कर सकते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ ऐसा, और अल्टीमेटली साबित हुआ। और फिर आप जो है वहाँ आपने जो इस वक्त हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी जिसमें ये भी बात की गई थी उस शख्स की जिसको काफ़ी तशद्दुद का निशाना बनाया गया उसको, और अल्टीमेटली हालांकि वो उस वक्त से कह रहा था हलाक हुई है वाकई में, अल्टीमेटली वो ये हालांकि वो ये कहे जा रहा था लेकिन उस पर यकीन नहीं किया गया। तो ऐसा लगता है कि शुरू में अथॉरिटीज़ ने छुपाने की कोशिश की वाक़े को, क्योंकि अगर आप लाइल्म हैं तो आप एकदम डिनाई नहीं करते, आप कहते हैं हाँ चेक करते हैं, हम देखते हैं उसमें। और दूसरे ये तो इसलिए अब उसका एक्शन, प्रॉम्प्ट एक्शन हुआ, गिरफ्तारी भी हुई, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और उसमें एक अच्छी बात यह है कि उसको उन्होंने क्रिमिनलाइज ऑफेंस किया कि ये क्राइम कमिट हुआ है बेसिकली, इट्स नॉट जस्ट एन एक्सीडेंट। ये हमारे यहाँ ये चीज़, ऐसे वाक़यात जब होते हैं तो उनको हादसात करार दिया जाता है। आप वो मेन होल वाला वाक़या ले लें, आप गुल प्लाज़ा ले लें, गुल प्लाज़ा में अभी तक उसको क्रिमिनल ऑफेंस नहीं डिक्लेयर किया गया। मेन होल वाले वाक़े में भी देखिए प्रॉब्लम दोनों जगह क्या है, दोनों जगह लोकल गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही। यानी एग्जिस्ट से मुराद ये कि एम्पावर नहीं है। पंजाब में तो इलेक्शंस ही नहीं हुए इतने अरसे में, लेकिन यहाँ भी लोकल गवर्नमेंट्स एम्पावर नहीं हुए जो जवाबदेह हों, इसलिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे प्रेशर आता है। जब प्रोविंशियल मैनहोल वाले वाक़े के ऊपर तो आपको याद होगा मुर्तज़ा वहाब साहब आए थे, उनसे सहाफ़ी ने जब सवाल किया था तो उसके ऊपर एक अलग से कंट्रोवर्सी जनरेट हो गई थी उनके जवाब के ऊपर।
देखिए वहाँ पर तो वो काम कर रहे थे, लेकिन काम कर रहे थे या स्पॉट पे एटलीस्ट पहुंचे थे, आई थिंक ये ज्यादा बेहतर देखिए होगा पॉलिटिकल स्कोरिंग ऑफ यहाँ तो बदकिस्मती है ना कि कराची में हर इशू को इतना ज़्यादा पोलिटिसाइज किया जाता है कि जी ये मेरा टाउन नहीं था। भाई तुम्हारा टाउन नहीं था, वहाँ एक वाक़या हुआ, एक हादसा हुआ है, ये मेरा टाउन नहीं है, ये फलां का टाउन है। तो हम तो जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, MQM इसके तनाज़े में पड़े रहते हैं। किसी ने जिस वाक़े को, असल चीज़ ये है कि ये दोनों वाक़यात क्या आइंदा नहीं होंगे, ये नहीं कहा जा सकता। मेन होल के वाक़यात कराची में बेइंतहा होते हैं। जी सर। आप और तो सब छोड़ें, यानी आप सोचें कि पीपल्स पार्टी की खुद रहनुमा शैला रज़ा के बच्चों वाला वाक़या आपको अगर याद हो, ईद चांद रात के दिन हुआ था, वो क्या वाक़या था, उसमें किस तरीके से वो हादसा हुआ था। तो मेरा ख्याल है हमें बहैसियत कौम भी और हुकूमतों को, चाहे पंजाब की हुकूमत हो या सिंध की हुकूमत हो, ऐसे हादसात में अगर हलाकतें होती हैं तो इसको क्रिमिनलाइज ऑफेंस कहा जाए, इसको महज एक्सीडेंट ना कहा जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब, और इसी के साथ हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।